अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है फिच नाम से। इस एजेंसी ने हाल ही में एक डिसीजन लिया, जिस डिसीजन की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विश्लेषकों के बीच मतभेद पैदा हो गया है। दरअसल इस एजेंसी ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को कुछ गिरा दिया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इस रेटिंग के गिरने की वजह से अमेरिका के एक आर्थिक शक्ति के तौर पर पतन की शुरुआत हो गई है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्रेडिट रेटिंग होता क्या है, क्योंकि जब तक हम क्रेडिट रेटिंग को नहीं जानेंगे तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि आखिर अमेरिका के साथ हो क्या रहा है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को गिराया क्यों गया है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका की रेटिंग गिरी है, और अंत में इसके प्रभावों पर भी बात करेंगे। एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से जुड़ा हुआ है। आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर क्रेडिट रेटिंग होता क्या है। तो क्रेडिट रेटिंग जानने से पहले इस घटना पर भी बात कर लेते हैं। तो घटना दरअसल ये हुई है कि फिच नाम की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इस एजेंसी ने अमेरिका की जो क्रेडिट रेटिंग थी, इस रेटिंग को AAA कैटेगरी से घटाकर AA+ कैटेगरी में डाल दिया है। अब यहाँ पर विशेष बात यह है कि ये जो AAA कैटेगरी मानी जाती है, ये सबसे विशेष कैटेगरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। और ये जो AA+ कैटेगरी है, ये भी कोई कम नहीं है, ये भी एक बहुत विशेष होती है, लेकिन इसका जो स्थान है वो AAA कैटेगरी के बाद आता है। तो ये तो घटना की बात हुई। अब यहाँ पर आप सवाल पूछेंगे कि आखिर हम क्रेडिट रेटिंग की बात कर रहे हैं, तो क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है। तो क्रेडिट रेटिंग की अगर हम बात करें तो क्रेडिट रेटिंग को किसी इकाई के वित्तीय स्कोर कार्ड के तौर पर यानी फाइनेंशियल स्कोर कार्ड के तौर पर देखा जा सकता है। और ये जो स्कोर कार्ड है, ये स्कोर कार्ड बताता है कि वो जो इकाई है, वो जो एंटिटी है, वो अपना ऋण चुकाने में कितनी ज्यादा सक्षम है। यानी कि इसे आप अपने स्कूल के स्कोर कार्ड की तरह देख सकते हैं, जो आपको बताता था या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को बताता था कि आपके कितने नंबर आए हैं, और उसी नंबर के आधार पर उसी नंबर के आधार पर यह तय किया जाता था कि आप रोजगार प्राप्त करने में या कुछ बेहतर करने में कितने ज्यादा सक्षम हैं। तो इसको भी हम एक फाइनेंशियल स्कोर कार्ड के तौर पर देख सकते हैं, जो ये बताता है कि आप ऋण चुकाने में या कोई जो इकाई है वो ऋण चुकाने में कितनी ज्यादा सक्षम है। तो अगर किसी एंटिटी की क्रेडिट रेटिंग में गिरावट आती है, तो गिरावट आने का मतलब ये है कि उस जो एंटिटी है, उस एंटिटी की वित्तीय स्थिति खराब है, उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है, और इस खराब फाइनेंशियल सिचुएशन में वो एंटिटी अपने ऋण को चुकाने में सक्षम नहीं है। यानी कि उस एंटिटी के पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि वो पैसे जो उसने ऋण लिया था वो ऋण नहीं चुका पाएगी। इसके अलावा जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो किसी भी इकाई को दी जा सकती है, किसी भी एंटिटी को दी जा सकती है। एंटिटी मतलब हुआ कि किसी इंडिविजुअल को भी दी जा सकती है, कि किसी इंसान की भी क्रेडिट रेटिंग हो सकती है, मेरी क्रेडिट रेटिंग हो सकती है, आपकी हो सकती है। इसके अलावा किसी कंपनी की भी क्रेडिट रेटिंग हो सकती है, और किसी देश की भी क्रेडिट रेटिंग हो सकती है, जैसा कि हमें अमेरिका के मामले में देखने को मिला है। और अगर किसी देश की क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस देश ने जो ऋण लिया है वो उस ऋण को चुकाने में बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है। अलग अलग स्तर होते हैं कि कितना सक्षम नहीं है, और क्योंकि अगर किसी की रेटिंग खराब होती है तो वो ऋण चुकाने में सक्षम नहीं होता, और इसी वजह से उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस देश को ऋण प्राप्त करने में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ये तो बात हुई क्रेडिट रेटिंग की। क्रेडिट रेटिंग होती क्या है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग में कमी क्यों की गई है। तो जिस कंपनी ने फिच, जिस कंपनी का नाम है, जिस कंपनी ने ये क्रेडिट रेटिंग में गिरावट की है, उस कंपनी ने इस संबंध में कुछ कारणों का भी उल्लेख किया है। कुछ रीजंस बताए गए हैं, जिन रीजंस के आधार पर ये कहा जा सकता है कि अमेरिका की वर्तमान समय में जो वित्तीय स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही है। इसके पीछे जो सबसे पहला कारण है वो है अमेरिका की गवर्नेंस में जो कमी आ रही है, उसका गवर्नेंस जो लगातार कम होता जा रहा है, जो शासन लगातार कम होता जा रहा है, उसको पहले कारण के तौर पर
पेश किया गया है। इसमें बताया गया है कि अमेरिका में जो राजकोषीय मामले हैं या फिर ऋण से जुड़े हुए मामले हैं, वहां पर हमें अमेरिकी शासन में कमी देखने को मिल रही है। जो अमेरिकन गवर्नेंस सिस्टम है, वो सिस्टम लगातार इन मामलों में फेल होता जा रहा है और ऐसा पिछले 20 सालों में और ज़्यादा बढ़ गया है। इसका जो एग्जाम्पल है वो हमें बीते दिनों देखने को मिला था, जब अमेरिका में जो डेट सीलिंग है, जो ऋण की सीमा है, उसको लेकर एक राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था और इस राजनीतिक विवाद को बिल्कुल एंड पॉइंट पर, एंड मोमेंट पर सुलझाया गया था और ऐसा कहा जा रहा था कि अगर अमेरिका ये विवाद नहीं सुलझाता है तो ये इतिहास में पहली बार होगा जब अमेरिका डिफॉल्ट कर जाएगा। अमेरिका के पास अपने ऋण को चुकाने के लिए पैसे मौजूद नहीं होंगे। हालांकि उस विवाद को सुलझा लिया गया था, लेकिन साफ तौर पर उस पूरे विवाद में देखने को मिला था कि अमेरिका में राजकोषीय मामले में जो गवर्नेंस सिस्टम है वो बहुत बेहतर ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो इस विवाद की वजह से अमेरिका का जो राजकोषीय प्रबंधन है उस पर से लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा कम हो गया था। लोगों की जो लोगों का एक भरोसा था, जो ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट बहुत ज्यादा कम हो गया था। तो ऐसा लोगों को उम्मीद है कि ऐसी स्थिति भविष्य में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये वाली जो सिचुएशन थी वो बहुत बिल्कुल टाइम पर सुलझाई गई थी। तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज था। ये तो पहला कारण हुआ। इसके अलावा दूसरा कारण है, अमेरिका में जो सरकारी घाटा है उस घाटे में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उदाहरण के लिए साल 2022 में जो सरकारी घाटा था वो कुल जीडीपी का तकरीबन 3.7% था। यानी कि सरकार कुल जीडीपी के तकरीबन 3.7% का घाटा झेल रही थी। वहीं 2023 में ये जो घाटा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023 में ये घाटा तकरीबन 6.3% रह सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। इसके अलावा एक अनुमान ये भी कहता है कि यही घाटा 2024 में बढ़कर 6.6% हो जाएगा और 2025 में बढ़कर 6.9% हो जाएगा। यानी कि आगे आने वाले समय में अमेरिका में हमें सरकारी घाटे में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, इसमें लगातार वृद्धि होने वाली है। तो ये भी अमेरिका के लिए, अमेरिका की सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा पिछले कुछ समय में जो सरकारी ऋण है अमेरिका में, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यानी कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, घरेलू बाजार से जो ऋण ले रही है, उस ऋण में भी कुछ वृद्धि देखने को मिली है। आंकड़ों की बात करें तो साल 2020 में ये जो ऋण था, जब कोविड का समय चल रहा था, उस समय ये जो ऋण था वो तकरीबन 122.3% था। यानी कि सरकार ने, अमेरिका की सरकार ने अपनी कुल जीडीपी की तुलना में तकरीबन 122.3% ऋण ले रखा है। और यही वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में ये कुछ कमी जरूर आई है। वर्तमान में सरकार का ये जो ऋण है वो तकरीबन 112.9% के आसपास है। लेकिन अभी भी ये जो आंकड़ा है, ये कोविड के स्तर से, जो पहले का आंकड़ा था उससे बहुत ज्यादा है। कोविड के स्तर से पहले के आंकड़े की बात करें तो 2019 में सरकार का जो ऋण हुआ करता था अमेरिका की, वो तकरीबन 100% हुआ करता था। तो जाहिर तौर पर इसमें भी कुछ वृद्धि जरूर देखने को मिली है। इसके अलावा वर्तमान समय में जो फिच की रिपोर्ट कहती है वो ये है कि वर्तमान समय में अमेरिका की सरकार के सामने बहुत सारी मीडियम अवधि की राजकोषीय चुनौतियां मौजूद हैं। जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं, वो चैलेंजेस अमेरिका की सरकार के सामने मौजूद हैं। कैसे चैलेंज हैं? सबसे पहला चैलेंज है वहां पर जो ब्याज दरें हैं वो लगातार बहुत ज्यादा बनी हुई है। वहां का जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। ये बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा कर्ज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वो हमने पहले भी बात की। इसके अलावा वहां पर जो स्वास्थ्य देखभाल की जो लागत है, यानी कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास कर रही है, जो पैसे खर्च कर रही है, जो तमाम योजनाएं शुरू की गई हैं, उन योजनाओं की लागत अमेरिका में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा साल 2017 में जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उस समय अमेरिका में कॉरपोरेट टैक्स को बहुत ज्यादा कम कर दिया गया था। उसको कम करने का डिसीजन लिया गया था। तो निगम कर में कटौती तो की गई थी, लेकिन इस कटौती की वजह से अब सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और वहीं ये जो कटौती है ये 2025 में समाप्त होने वाली है। यानी कि ये जो है मुख्य तौर पर टेम्परेरी कटौती थी। लेकिन कई जानकारों का कहना है कि अब सरकार पर दबाव है बड़े बड़े निगमों की तरफ से, बड़े बड़े कॉरपोरेट वर्कर्स की तरफ से, कि ये जो पूरी कटौती है, इस कटौती को स्थायी बनाया जाए। यानी कि इस कटौती में, यानी कि ब्याज दरों में बहुत ज्यादा, निगम जो कर है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी न की जाए। तो इसकी वजह से भी अमेरिका की सरकार को नुकसान झेलना पड़ रहा है।
वहीं ए इन तमाम जिन तमाम हमने फैक्टर्स की बात की, उन तमाम फैक्टर्स का परिणाम ये है कि वर्तमान समय में अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी की तरफ लगातार बढ़ रही है। उन तमाम कारणों की वजह से अमेरिका में निवेश कम हो रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है उस देश में कौन सा व्यक्ति निवेश करने जाएगा, तो निवेश में कमी आ रही है। अब जब निवेश कम हो रहा है तो इसकी वजह से इंडस्ट्रियल जो कंजम्पशन है, जो लोकल कंजम्पशन है, वो भी लगातार कम हो रहा है। और इन दोनों फैक्टर्स की वजह से अमेरिका में हमें आगे आने वाले क्वार्टर्स में मंदी देखने को मिल सकती है। ऐसा अनुमान है फिच की रिपोर्ट में कि अमेरिका में 2023 का जो फोर्थ क्वार्टर होने वाला है, यानी कि जो अंतिम तिमाही होने वाली है, उसमें हमें मंदी देखने को मिलेगी। और 2024 की जो पहली तिमाही है, यानी कि फर्स्ट जो क्वार्टर है, उसमें भी इन दोनों क्वार्टर्स में हमें मुख्य तौर पर आर्थिक मंदी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा विकास दर में भी जो पूरा ग्रोथ रेट है उसमें भी लगातार कमी देखने को मिल सकती है। जैसे कि विकास दर की बात करें तो 2023 में ये अनुमान है कि तकरीबन 1.2% के आसपास रह सकता है, जो कि 2022 में 2.1% था, यानी कि विकास दर में कमी आने वाली है। वहीं भविष्य के अनुमान की बात करें तो ये 2024 में ऐसा अनुमान है कि विकास दर 0.5% रहने वाली है, यानी कि लगातार आगामी कुछ सालों में अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो डिक्लाइन करने वाली है, लगातार उसमें कमी देखने को मिलती रहेगी। तो ये तो उन कारणों की बात हुई जिन कारणों की वजह से अमेरिका की जो क्रेडिट रेटिंग है उस रेटिंग में कमी की गई है। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि क्या ये पहली बार है जो अमेरिका की रेटिंग में कमी आई है? तो इसका स्पष्ट जवाब होगा कि नहीं, ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका की रेटिंग में कमी आई है। इससे पहले साल 2011 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। इस कंपनी ने अमेरिका की रेटिंग को AAA से घटाकर AA+ कर दिया था, यानी कि अमेरिका की रेटिंग में कमी देखने को मिली थी। क्यों? क्योंकि साल 2011 में ही अमेरिका में हमें जैसे बीते दिनों एक पूरा विवाद देखने को मिला था डेट सीलिंग को लेकर, उसी तरह का एक विवाद साल 2011 में भी आया था। और उस विवाद को सुलझाने के उस विवाद को लेकर एक ऋण सौदा हुआ था, एक समझौता हुआ था। लेकिन इस समझौते के बावजूद अमेरिका का जो आर्थिक परिदृश्य था, जो आर्थिक भविष्य था, वो बहुत बेहतर दिखाई नहीं दे रहा था। इसी वजह से इस एजेंसी ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को गिरा दिया था। लेकिन कई जानकारों का कहना था कि इसके बावजूद भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर कोई शॉर्ट टर्म प्रभाव देखने को नहीं मिला था। हालांकि इसके लॉन्ग टर्म प्रभाव जरूर आए थे, दीर्घकालिक प्रभाव जरूर आए थे, लेकिन इसका शॉर्ट टर्म प्रभाव नहीं आया था। तो वर्तमान समय में भी कहा जा सकता है कि जो फिंच ने डिसीजन लिया है उस डिसीजन की वजह से भी अमेरिका पर शॉर्ट टर्म कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि लॉन्ग टर्म प्रभाव ये होगा कि इसकी वजह से अमेरिका में जो निवेश है वो निवेश कम देखने को मिल सकता है, उस इन्वेस्टमेंट में कमी आ सकती है। तो ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए एक नकारात्मक पहलू जरूर हो सकता है। इसके अलावा इस पूरे डिसीजन की वजह से क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर जब लॉन्ग टर्म प्रभाव पड़ेगा तो इसकी वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका जो है वो वैश्विक इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी तो दुनिया की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी, और इस दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था भी शामिल है। इंडियन इकोनॉमी भी इसी पूरे सिस्टम का हिस्सा है। तो ऐसे में जब अमेरिका पर प्रभाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पर या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर हमें भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो भारत के जो तमाम नीति निर्माता हैं वो जाहिर तौर पर अमेरिका के इस पूरे परिदृश्य पर नज़र बनाए रखे हुए हैं, RBI इस पर नज़र बनाए रखे हुई है, ताकि यदि भारतीय अर्थव्यवस्था पर किसी तरह के प्रभाव की आशंका बनती है तो उस प्रभाव को कम से कम किया जा सके, उसके इम्पैक्ट को बहुत ज़्यादा कम किया जा सके। तो ये तो इस पूरे विषय की बात हुई। अब अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल के जवाब को लिख सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि क्रेडिट रेटिंग क्या दर्शाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋण चुकाने की क्षमता, ऑप्शन बी ऋण उपलब्ध कराने की क्षमता, ऑप्शन सी बजट निर्धारण की क्षमता, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप जानते ही हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।